हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। माय नेम इज़ आशीष गिरी और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी का थर्ड सेमेस्टर है एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। आप चैनल के अंदर जाएंगे, प्लेलिस्ट मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो हमने स्टार्ट किया था डाइजेशन का चैप्टर और ये डाइजेशन का पार्ट 4 है। इससे पहले मैं थ्री पार्ट्स कवर कर चुका हूँ। फोर्थ पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे एब्जॉर्प्शन के बारे में। इससे पहले हम फूड के कंपोनेंट्स को कवर कर चुके हैं और डाइजेशन की फिजियोलॉजी को भी हम कवर कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है एब्जॉर्प्शन, जिसमें हम देखेंगे डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स के एब्जॉर्प्शन कैसे होता है हमारी बॉडी के अंदर, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, इनका एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी के अंदर कैसे होता है। नोट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और बायो बुक टैग एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह सब नोट्स मिल जाएगा। बीएससी सेकेंड ईयर का हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिल जाएगा और नॉर्मल जो नोट्स है वो भी आपको मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सेटिंग डाल लीजिए डाइजेशन पार्ट 4 के अंदर हम कवर करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। दोस्तों डाइजेशन के ऊपर ऑलरेडी मैं 3 वीडियोस कवर कर चुका हूं, जिनके अंदर हमने डिस्कस किया हुआ है फूड क्या होता है, व्हाट इज़ फूड, व्हाट इज़ द कंपोनेंट ऑफ फूड, फूड के जो डिफरेंट कंपोनेंट है लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, इनका हमारी बॉडी में डाइजेशन कैसे होता है, किन किन एंजाइम्स की हेल्प से होता है, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद नंबर 3 जो टॉपिक आता है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, उसको हमने 3rd वीडियो के अंदर कवर किया हुआ है। तो डाइजेशन की पूरी फिजियोलॉजी भी हम समझ चुके हैं अच्छी तरह से। एक एक फूड के जो कंपोनेंट होते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, उनका किन किन एंजाइम से डाइजेशन होता है, ये सब हम देख चुके हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हमारा टॉपिक है एब्जॉर्प्शन। दोस्तों डाइजेशन अलग प्रोसेस है, एब्जॉर्प्शन अलग प्रोसेस है, एसिमिलेशन अलग प्रोसेस है। तो इन तीनों प्रोसेस को हमें अच्छे से समझना है। ठीक है, अभी तक आपने क्या देखा? हमने देखा अभी तक डाइजेशन, यानी कि फूड के जो पार्टिकल्स है, फूड के जो कंपोनेंट है लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, उन्हें हमने उनके जो लार्ज पार्टिकल्स थे उन्हें हमने स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ दिया है, ब्रेक डाउन कर दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स है, आपने उसे मोनोसैकेराइड्स में तोड़ दिया। प्रोटीन्स हैं, उनको आपने अमाइनो एसिड्स में तोड़ दिया, यानी उनकी स्मॉलर यूनिट्स में ब्रेक डाउन कर दिया। अब ये पूरी तरह से तैयार है एब्जॉर्ब होने के लिए। ठीक है, अभी तक आपने उसे एंजाइम्स की हेल्प से डाइजेस्ट किया है, अब हमें उसका एब्जॉर्प्शन देखना है। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि एब्जॉर्प्शन होता क्या है, एब्जॉर्प्शन हम किसे कह रहे हैं, अवशोषण क्या है। सो एब्जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपने जो भी फूड को डाइजेस्ट किया है एंजाइम्स की हेल्प से, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन्स हो, फैट्स हो, उन्हें एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट करना। यानी सिंपली जो इंटेस्टाइन है, मोस्टली जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, सबसे ज़्यादा डाइजेशन वहीं पर ही होता है। लगभग 90% जो डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहीं से होता है। ठीक है, तो वहाँ से ब्लड के अंदर जो फूड ट्रांसपोर्ट हुआ, यानी जो डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट करना ही एब्जॉर्प्शन कहलाता है। और ये किसके थ्रू हो पाता है? म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू। कहाँ पर होता है? एलिमेंट्री कैनाल में। ध्यान रखना, सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन से ही एब्जॉर्प्शन नहीं होता। 10% एब्जॉर्प्शन जो होता है वो स्टमक से, और भी कई सारे भाग हैं इस, जैसे कि फॉर एग्जांपल लार्ज इंटेस्टाइन है, स्टमक है, यहाँ से भी फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछा जाए कि एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है फूड का, तो आप कहेंगे 90% एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है। तो यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं आप, क्योंकि एग्जाम पेपर में एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसे आप नोट डाउन करेंगे। एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन आर एब्जॉर्ब बाय ब्लड टू बी सप्लाइज टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन के दौरान होता क्या है? द डाइजेस्टेड प्रोडक्ट आर ट्रांसपोर्टेड इनटू ब्लड। जितने भी डाइजेस्टेड प्रोडक्ट हैं वो सब के सब कहाँ पर ट्रांसपोर्ट होते हैं? ब्लड और लिम्फ में। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? ब्लड और लिम्फ थ्रू द म्यूकस मेम्ब्रेन, और म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। अब ये जो एब्जॉर्प्शन, इसको आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि अभी तक आपने जो देखा ये आपको बुक्स में भी मिल जाएगा, बट जो समझने जैसा प्रोसेस है वो यहाँ पर है। ठीक है, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो। सो गाइज, एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है इसे हम 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अभी बहुत ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? फैट के डाइजेशन को समझने में, और वहाँ पर 2 हाइपोथेसिस है जिसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जिसके आप नोट्स भी बनाएंगे। सो सिंपली सबसे पहला है सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तीसरा है फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट, चौथा है पैसिव ट्रांसपोर्ट। अगर किसी स्टूडेंट ने मेरा प्लांट फिजियोलॉजी वाला जो चैप्टर है या जो पूरा प्लेलिस्ट है उसे कवर किया हुआ है तो बहुत आसानी से समझ जाएगा इस प्रोसेस को भी। देखिए सिंपल डिफ्यूजन द्वारा किस तरह से फूड का डाइजेशन होता है। जैसे ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, क्लोरीन आयन है, ठीक है, क्लोराइड आयन सॉरी, इनका डाइजेशन कैसे होता है, इनका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, हमें ये देखना है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन
तो देखिए जैसे ये हमारे पास एक म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये हमारे पास मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन और एक तरफ तो क्या होता है, जैसे आपने फूड को डाइजेस्ट कर लिया है तो एक तरफ वो इकट्ठा हो जाएगा, अब वो एब्जॉर्ब होने के लिए तैयार है। अब जहाँ पर वो इकट्ठा होगा तो वहाँ पर सोल्यूट की ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगी और दूसरी तरफ सोल्यूट की कम कंसंट्रेशन है। यानी हम कह सकते हैं कि म्यूकस मेम्ब्रेन के एक तरफ तो हायर कंसंट्रेशन है सोल्यूट की, एक तरफ कम कंसंट्रेशन है। तो मॉलिक्यूल कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट होते हैं? सिंपल डिफ्यूज़न में क्या होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन से मॉलिक्यूल कहाँ पर डिफ्यूज़ होगा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन में, ठीक है, अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर क्या होगा, जितने भी कुछ ग्लूकोज होंगे, अमाइनो एसिड्स हैं, क्लोराइड आयंस हैं, इनमें इनका जो डिफ्यूज़न होता है म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू, वो सिर्फ और सिर्फ सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू होता है। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। उन वीडियोस के अंदर मैंने काफ़ी अच्छे से बताया हुआ है डिफ्यूज़न के बारे में। मैंने कहा था कि जहाँ पर भी डिफरेंस होगा वहाँ पर एक पैसिव मूवमेंट आपको दिखाई देगा। कहीं पर भी आप डिफरेंस क्रिएट कर दीजिए, ज़रूर प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। जगह अगर आप सपोज़ किसी लोहे की बॉल को आप 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस कर दीजिए, एक तरफ आप किसी लोहे की बॉल को उसे कोल्ड कर दीजिए, अब उनको आपस में टच करेंगे तो वो कब तक कि उनके बीच हीट का ट्रांसफ़र होगा, जब तक कि वो इक्वल ना हो जाए, क्योंकि आपने यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट किया है। जब भी आप डिफरेंस क्रिएट करेंगे तब भी एक पैसिव मूवमेंट होगा। यहाँ पर भी इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस भी क्या हुआ, डाइजेस्टेड फूड एक जगह इकट्ठा हो गए, तो अब दूसरी तरफ फूड है नहीं, तो अब क्या होगा, नेचुरली यहाँ पर क्या होगा, डिफ्यूज़न होगा। हायर कॉन्सेंट्रेशन से के जो सोल्यूट है वो कहाँ पर मूव करेंगे, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो इस तरह से ग्लूकोज, कुछ अमाइनो एसिड्स, कुछ क्लोराइड आयंस जो हैं उनका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है, यानी अक्रॉस द मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन के दूसरी तरफ, ठीक, ब्लड के अंदर। दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, अब ध्यान से समझना इसको, इस चीज़ को भी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कुछ जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम, हमें सोडियम की ज़रूरत है ब्लड के अंदर, अब वो कैसे जाएगा, जबकि सोडियम है इस साइड, ठीक है, हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, और हमें चाहिए हमें जो सपोज सोडियम का जो आयन है वो इधर है, हमें चाहिए इधर। लेकिन अब यहाँ पर नेचुरली क्या होता है कि जो भी मॉलिक्यूल है वो एंटर करेगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सोल्यूट के पार्टिकल्स मूव करते हैं। तो इधर सपोज कर लीजिए हायर कॉन्सेंट्रेशन है, इधर लो कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन इधर सोडियम आयन है और इधर सोडियम आयन नहीं है, और हमें ज़रूरत कहाँ पर है, सोडियम आयन की, यहाँ पर। अब ये कैसे मूव करेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इधर जो है हायर कॉन्सेंट्रेशन है, इधर लो कॉन्सेंट्रेशन है, इधर कम जगह है, इधर ज़्यादा जगह है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर सपोज करो बहुत ज़्यादा भीड़ है और हमें एक और भीड़ बढ़ाने के लिए एक और हमें यहाँ पर भेजना पड़ जाए कोई सोडियम, तो यहाँ पर तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। तो कहीं जहाँ पर भी हमें एनर्जी देनी पड़ेगी वहाँ पर होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस ही यही है, पैसिव में आपको बिल्कुल भी एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं होती। एक्टिव मोमेंट जहाँ पर भी होगा वहाँ पर आप क्या करोगे, एनर्जी दोगे। जैसे यहाँ पर कोई चीज़ मैं रख दूँ और फिर उसको मैं धक्का लगा करके इधर रख दूँ, यानी मैंने कुछ मूवमेंट किया, मैंने एनर्जी दी, तभी वो चीज़ यहाँ से यहाँ गई, तो इसको हम कहेंगे एक्टिव मूवमेंट। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन है, इधर लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, सोडियम को आयन को हमें यहाँ से यहाँ पहुँचाना है, तो इसका मतलब हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इस तरह का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसे हम बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक। फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, फैसिलिटेड मतलब किसी की हमने फैसिलिटी ली है, और वो फैसिलिटी ली है हमने आयन चैनल्स की, ठीक है, प्रोटीन चैनल्स की। प्रोटीन चैनल्स जो होते हैं ये सिंपली क्या करते हैं, जैसे हम अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तो यहाँ पर हम सपोज करो कोई चीज़ को हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम एक चैनल्स की सहायता लेंगे, ठीक है। और ये है प्रोटीन चैनल्स, जिनकी हेल्प से हम कोई चीज़ इधर से इधर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और इधर से इधर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, यानी अक्रॉस द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। यानी कोई स्पेसिफिक कैरियर है मेम्ब्रेन में। और जनरली हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कई सारे प्रोटीन चैनल्स होते हैं जो आयंस के लिए ट्रांसपोर्ट होते हैं, मतलब जो चीज़ें इधर से इधर ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही है सिंपली, उसको हम चैनल्स के थ्रू पहुँचाते हैं, ठीक है। सो सॉल्यूट मूवमेंट स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन जो होते हैं, जैसे सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, वो कहाँ से कहाँ मूवमेंट करेंगे, अब वो इस चैनल के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह, जहाँ पर भी किसी आयंस की ज़रूरत होगी वो इस चैनल के थ्रू मूव करेगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इसमें सॉल्यूट का जो मूवमेंट है वो विदाउट एनर्जी के, सिंपली
बिना किसी एनर्जी के एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर सकता है। और जितना भी फूड सब्सटेंस होता है, सिंपलर फूड सब्सटेंस, वो सब एब्जॉर्ब होते हैं ब्लड के अंदर पैसिव ट्रांसपोर्ट से। क्योंकि अगर हम इतनी ज़्यादा एनर्जी लगाएंगे तो जितना उस फूड का ऑक्सीडेशन से एनर्जी नहीं मिलेगी, उससे ज़्यादा तो हम वहाँ पर वैसे ही खर्च कर देंगे। समझो बात को। जैसे सपोज़ करो आपने एनर्जी देने का मतलब समझ रहे हो, एनर्जी देने का मतलब है कि आप एटीपी यूज़ कर रहे हो, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर या ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो एनर्जी का फॉर्म है वो एटीपी है। एनर्जी का जो सोर्स है वो एटीपी है। हमारे अंदर कोई पेट्रोल नहीं है कि पेट्रोल डाल करके हम चल जाएंगे जैसे मोटरसाइकिल वगैरह चलती हैं। हमारे अंदर एनर्जी की जो करेंसी है वो एटीपी है। तो अगर सपोज़ करो हम एक जगह से दूसरी जगह पर आयंस को भेजने में ही इतनी सारी एनर्जी वेस्ट कर देंगे, तो हम कहाँ से एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे, और कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, कितनी हम खर्च करेंगे, और कैसे हमें एनर्जी मिलेगी, कैसे हम अपनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ कर सकेंगे। तो कई सारे ज़्यादातर जो फूड मटेरियल है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही ब्लड के अंदर पहुंच जाता है, राइट। सो गाइस, अभी तक हमने क्या समझा है कि फूड का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कई तरह से हो सकता है, 4 तरह से। सिंपल डिफ्यूज़न के द्वारा भी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा भी, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट के द्वारा भी, और पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा भी, और सबसे ज़्यादा पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है, ठीक है। साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन की जो साइट है उसके बारे में आप देख लीजिए। लगभग 90% जो एब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। बाकी 10% जो होता है वो स्टमक में होता है और लार्ज इंटेस्टाइन में। स्टमक के अंदर क्या क्या एब्जॉर्प्शन होता है, जैसे वाटर, सॉल्ट, अल्कोहल, ठीक है, या फिर कोई ड्रग्स वगैरह जैसे एस्पिरिन, इनका जो डाइजेशन है या एब्जॉर्प्शन होता है वो स्टमक में ही हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जैसे कुछ काम ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें डाइजेस्ट करने के लिए या एब्जॉर्ब करने के लिए बैक्टीरिया की हेल्प लेनी पड़ती है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं बैक्टीरिया। तो जितने भी बैक्टीरियल प्रोडक्ट से रिलेटेड जो डाइजेशंस वगैरह हैं वो सब कहाँ होंगे, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। बाकी और कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं, कुछ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन के, ये सब जो है इनका ऑब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। बाकी जितना भी बचा हुआ फूड मटेरियल है वो सब का सब स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, राइट। जैसे तो सिंपली अभी तक आपने क्या समझ लिया है इसके बारे में, यानी कि एब्जॉर्प्शन के बारे में आपने क्या समझा कि जो फूड के जो एंड प्रोडक्ट होते हैं जैसे अमाइनो एसिड्स, मोनोसैकेराइड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, सॉल्ट्स जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन्स, वाटर, ये सब के सब का जो हमें एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड के अंदर पहुंचाने का जो प्रोसेस है उसी को कहते हैं हम एब्जॉर्प्शन। तो अब हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स का एब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी के अंदर कैसे होता है। तो चलिए दोस्तों, हेडिंग डाल लीजिए एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। दोस्तों, जब आप ऐसा खाना खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज़्यादा होती है तो कार्बोहाइड्रेट्स मोस्टली पॉलीसैकेराइड्स के फॉर्म में होता है। अगर हमें उसे अपनी इंटेस्टाइन की दीवारों के द्वारा, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, हमें उससे अगर एब्जॉर्ब करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसे सबसे पहले सिंप्लीफाई करना होगा। यानी अगर वो पॉलीसैकेराइड्स है तो हमें उसे मोनोसैकेराइड्स में तोड़ना होगा। फूड के जो लार्ज पार्टिकल्स हैं उसे हमें स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ना होगा। इसलिए आप रोटी को चबा चबा कर खाते हैं ताकि हम उसके जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, जो कंपोनेंट्स हैं, उसको ब्रेक डाउन करके स्मॉल कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकें। तो सिंपली जब कार्बोहाइड्रेट्स का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, डाइजेशन का मतलब फाइनली वो जो कंपोनेंट है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स वो ब्रेक डाउन हो चुका है बिल्कुल स्मॉलर यूनिट्स में, यानी जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, जाइलोज, गैलेक्टोज, कुछ भी वटेवर जो भी मोनोसैकेराइड्स हैं उन सभी में वो टूट गया है। अब वो एब्जॉर्ब करने के लायक है। अब हमारे एलिमेंट्री कैनाल की जो दीवारें हैं उसको एब्जॉर्ब करने के लिए सक्षम है, ठीक। तो अब वो एब्जॉर्ब करेगा, तो वही प्रोसेस हमें बताना है कि कैसे कैसे, और डिफरेंट कंपोनेंट जो कार्बोहाइड्रेट्स के जो मोनोसैकेराइड्स हैं वो कैसे एब्जॉर्ब किए जाते हैं, और साइट जो मेन साइट है वो क्या है। एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स चीफली मोनोसैकेराइड्स, मोस्टली जो एब्जॉर्प्शन होता है वो मोनोसैकेराइड्स के फॉर्म में ही कार्बोहाइड्रेट्स का होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों, मोस्टली तो ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा, यानी कि 90% से ज़्यादा वो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स का मोस्टली एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन कुछ परसेंट स्टमक और कोलोन के अंदर भी एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। Absorption of carbohydrates, chiefly monosaccharides, in stomach and colon in very little. The proximal part of small intestine in chief site for their absorption. यानी इसका ये मेन साइट है जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स का जो स्मॉलर यूनिट होती है लाइक मोनोसैकेराइड्स, उनका एब्जॉर्प्शन होता है। The end product of carbohydrate digestion are monosaccharides such as glucose, galactose, लिवोलोस एंड जाइलोस, मैनोस, आर्बिनोस। तो दोस्तों फाइनली जो एंड प्रोडक्ट जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, लिवोलोस है एंड जाइलोस है, मैनोस है, आर्बिनोस है, ये सब एब्जॉर्ब किए जाते हैं। तो आइए देखिए,
जाइलोज और आर्बिनोज और मैनोज ये जो तीनों होते हैं ये एब्जॉर्ब किए जाते हैं बिल्कुल सिंपल डिफ्यूज़न के द्वारा। ठीक है, अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया था एक्टिव डिफ्यूज़न, पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफरेंट टाइप के आपके दिखाया था कि कैसे एब्जॉर्ब किए जाते हैं। तो सिंपल डिफ्यूज़न के द्वारा जाइलोज, आर्बिनोज और मैनोज ये एब्जॉर्ब किए जाते हैं। ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो होते हैं ये इनका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। एपिथेलियल जो हमारे इंटेस्टाइन जो होती है उसकी जो एपिथेलियल सेल है उसके थ्रू ये एंटर करता है। किसके थ्रू होगा? मोस्टली इसके अंदर इस एपिथेलियल सेल्स के बीच में होता है, मेम्ब्रेन के बीच में होता है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, जो कि एक तरीके से मैंने आपको बताया चैनल की तरह वर्क करते हैं, किसी एक मॉलिक्यूल को अक्रॉस द मेम्ब्रेन ले जाने में हेल्प करते हैं। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ये एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है, दैट मीन्स इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी सेल्स के अंदर ग्लूकोज की संख्या बढ़ती रहेगी, एंटर करता रहेगा, तो जैसे ही वो सेल्स के अंदर एंटर करेगा तो वहाँ पर होता है इसका फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन। ठीक है, तो फॉस्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंटेशन में फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन होता है और ब्लड के अंदर बिल्कुल फ्री ग्लूकोज लेवल बहुत ही कम मात्रा में होता है। तो इसीलिए शुगर के अंदर बहुत तेज़ी से एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि दोस्तों ब्लड के अंदर फ्री ग्लूकोज मॉलिक्यूल की संख्या कम है, इसलिए वहाँ पर फास्ट शुगर एब्जॉर्प्शन होता है। करेक्ट। और एक चीज़ और देखना है, जो फ्रक्टोज होता है वो फैसिलिटेड डिफ्यूज़न के द्वारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एंटर करेगा। ठीक है, वो ब्लड के अंदर कैसे एंटर करेगा, सेल्स के अंदर कैसे एंटर करेगा? फैसिलिटेड डिफ्यूज़न के द्वारा। और फैसिलिटेड डिफ्यूज़न में हमने देखा था कि प्रोटीन्स के चैनल्स होते हैं जो कैरियर की तरह वर्क करते हैं। आयंस हो या मॉलिक्यूल्स हो, उनके ट्रांसपोर्टेशन की तरह वो कैरियर की तरह वर्क करते हैं। यानी अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगर हमें जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें प्रोटीन की बने उन चैनल से गुजरना पड़ेगा। करेक्ट। एक क्वेश्चन और है जो कि नेट में भी पूछा जाता है, पार्ट बी में पूछा गया है, नीट के अंदर भी कई बार पूछा गया है कि ये जो इंटेस्टाइनल की म्यूकोसा है इसके फंक्शन से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। इंटेस्टाइनल की म्यूकोसा में जो माइक्रोविलाई और विलाई होते हैं इनका मेन फंक्शन क्या है? तो आपके पास 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो ध्यान रखना इनका मेन फंक्शन होता है कि ये इंक्रीज द सरफेस ऑफ एब्जॉर्प्शन के सरफेस को बढ़ाते हैं। ठीक है, इनका यही मेन काम है। और ये क्वेश्चंस कई बार रिपीट हुआ है क्योंकि इसमें मोस्टली स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में जो माइक्रोविलाई और विलाई होते हैं उनका काम होता है इंक्रीज द सरफेस ऑफ एब्जॉर्प्शन सरफेस को इंक्रीज करना, बढ़ाना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। अब देखते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो हमें पता है ऐसा जब भी आप कोई ऐसा फूड खाओगे जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, चाहे आप मांस खाएं या फिर आप वेजिटेबल्स खाएं जिनमें प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उसका डाइजेशन कैसे होगा? तो प्रोटीन्स हमें पता है जब वो ब्रेक डाउन होता है अपनी स्मॉलर यूनिट में तो वो होती है अमीनो एसिड्स। तो ये कहाँ पर होता है? बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन का जो एंड प्रोडक्ट है, यानी जब प्रोटीन कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाएगा तो वो किस चीज़ में टूट जाएगा? अल्फा अमीनो एसिड्स में, जो कि एब्जॉर्ब बाय द म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइनल वाल के अंदर जो म्यूकोसा की जो सेल्स हैं वो सब इसको एब्जॉर्ब कर लेंगी बाय सिंपल डिफ्यूज़न के द्वारा। तो अमाइनो एसिड सिंपल डिफ्यूज़न के द्वारा भी एब्जॉर्ब किए जाते हैं और कई बार अमाइनो एसिड एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी एंटर करते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। सम अमाइनो एसिड्स एब्जॉर्ब अगेन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कुछ अमाइनो एसिड्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। मतलब ध्यान से समझो, इसका कॉन्सेंट्रेशन के अगेंस्ट मतलब क्या होता है कि एक तरफ हाई कॉन्सेंट्रेशन है, एक तरफ लो कॉन्सेंट्रेशन है। तो नेचुरली क्या होना चाहिए कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स को बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है। अमीनो एसिड लो कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है, इसी को कहा जाता है अगेंस्ट जाना। सो ये देखा हमने एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन्स। इसको आप फटाफट नोट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फाइनली हेडिंग डाल लीजिए एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। अब हम डिस्कस करेंगे फैट के एब्जॉर्प्शन के बारे में। दोस्तों, यदि आप एक ऐसा खाना खाते हैं जिसमें फैट्स की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे आप लोग फास्ट फूड खाते हैं तो उसमें फैट की मात्रा ज़्यादा है, तो हमारी बॉडी के अंदर उनका डाइजेशन कैसे होता है ये तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब हम डिस्कस करेंगे हमारी बॉडी के अंदर उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो आइए इसको बहुत अच्छे से समझते हैं दोस्तों। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पस से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शायद कई सारे स्टूडेंट फैट के डाइजेशन को ही देखने आए होंगे, क्योंकि एमएससी में 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इसके ऊपर 2 थ्योरीज दी गई हैं। उन थ्योरीज को मैं अलग से डिस्कस करूंगा, क्योंकि यहाँ पर
हमें एक लॉन्ग क्वेश्चन जो 7.5 नंबर या 10 नंबर में बीएससी सेकेंड ईयर में पूछा जाता है, मैं उसके अकॉर्डिंग बना रहा हूँ, तो यहाँ पर बहुत कम डिटेल में दे पाऊंगा फैट्स के डाइजेशन से रिलेटेड, बट थ्योरी मैं दोनों के दोनों कवर करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। हेडिंग लगा लीजिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। दोस्तों जब भी डाइजेशन होता है फैट्स का, तो बेसिकली हम देखते हैं कि फैट्स फाइनली अपने एंड प्रोडक्ट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटते हैं, जनरली मोनो डाई ट्राइग्लिसराइड्स में वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और फैट्स का एब्जॉर्प्शन जो कंप्लीट होता है वो कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट्स, फैट्स का एंड प्रोडक्ट हम देख चुके हैं मोनो डाई ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, मिक्सचर ऑफ मोनोग्लिसराइड्स फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, जो कि डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो म्यूकोजल सेल्स होती है उनके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो फैट्स के डाइजेशन से रिलेटेड ये जो थ्योरीज दी गई हैं वो किस पर दी गई हैं, क्योंकि दोस्तों फैट्स के जो हैवी फैटी चेन्स होते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, तो उसी के ऊपर ये थ्योरीज दी गई हैं कि वो कैसे एब्जॉर्ब होते हैं। उसके ऊपर एक पूरा पाथवे है दोस्तों, जिससे एग्जाम पेपर में, नेट एग्जाम में, नीट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। शॉर्ट चैन जो होती हैं फैटी एसिड की, जो जितनी छोटी चैनें हैं जिनमें कार्बन की संख्या 14 से कम है, लेस देन 14, आर सोल्यूबल, ये वाटर में सोल्यूबल होती हैं, और ये रीडली डिफ्यूज ब्लड कैपिलरीज, हमारी ब्लड कैपिलरीज में रीडली डिफ्यूज हो जाती हैं ऑफ विलाई थ्रू द एपिथेलियल सेल्स। तो छोटी जो चैनें हैं फैटी एसिड्स की वो तो ईजिली डिफ्यूज़ हो जाती हैं हमारी बॉडी के अंदर, या फिर सिंपली कहें तो हमारे जो ब्लड कैपिलरीज हैं उसके अंदर ये मिल जाती हैं। बट जो लॉन्ग फैटी एसिड की चैनें हैं जो कि वाटर में इनसोल्यूबल होती हैं, कैन नॉट डायरेक्टली एब्जॉर्ब, इनका एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली नहीं हो पाता, तो एक पाथवे होता है जिसे हमें देखना होगा। दोस्तों फैटी एसिड की जो लॉन्ग चैनें हैं इसके ऊपर 2 वाद दिए गए हैं। ठीक है, वाद यानी कि 2 हाइपोथेसिस दिए गए हैं। पहली हाइपोथेसिस दी है फ्लूगर ने, ये जो थ्योरी है इसको हम बोलेंगे लिपोलाइटिक थ्योरी। दूसरी जो थ्योरी दी गई है वो फ्रेजर के द्वारा दी गई है, इसका नाम है पार्टीशन हाइपोथेसिस। ठीक है, तो 2 थ्योरी है, पहली है पार्टीशन हाइपोथेसिस और दूसरी है लिपोलाइटिक थ्योरी। इन दोनों थ्योरी के अकॉर्डिंग मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ इन्होंने क्या कहा था। सबसे पहले देखते हैं पार्टीशन हाइपोथेसिस, जिसको दिया था फ्रेजर ने। इनके अकॉर्डिंग जितना भी इमल्सिफाइड फैट्स है, अब आपका क्वेश्चन होगा सर ये इमल्सिफाइड फैट्स का क्या मतलब। देखिए दोस्तों ये जो फैट्स होता है इन्हें डायरेक्टली अगर वाटर के कॉन्टैक्ट में लाओगे तो इनका कोई आपस में कोई मिक्सचर नहीं बन पाता। तो सबसे पहले क्या होगा, हम सबसे पहले बाइल जूस या डिफरेंट तरह के जो सॉल्ट्स होंगे जो कि फैटी एसिड को डाइजेस्ट करेंगे, वो आपस में मिल करके अच्छी तरह से इसको सोल्यूबल बनाते हैं। तो वो जो मिक्सचर है उसको हम कहेंगे इमल्सिफाइड फैट। ठीक है, और इस प्रोसेस पूरा कहलाता है इमल्सिफिकेशन। तेल और पानी का कभी कॉम्बिनेशन बना है? नहीं। अगर आप पानी के अंदर तेल डालोगे तो क्या वो मिक्स हो जाएगा? नहीं मिक्स होगा। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जैसे डिटर्जेंट, जैसे जो कि डिटर्जेंट करता है, जैसे सरफ साबुन, ये जो काम करते हैं ये क्या करते हैं, ये पूरी तरह से पानी को भी और पूरे उस ऑयल को भी पूरी तरह से मिला देते हैं। तो जस्ट हमें यहाँ पर वही करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर इसी प्रोसेस को कहा जाता है इमल्सिफिकेशन। और ये जो इमल्सिफाइड, अब ये जो हम थ्योरी पर थे अपनी, हम कहाँ पर पहुँच गए हैं, हम दोबारा से थ्योरी को पकड़ते हैं। पार्टीशन ऑफ हाइपोथेसिस जो कि दिया था फ्रेजर ने, इनका कहना है कि जो इमल्सिफाइड फैट होता है वो गुजरता है लिम्फेटिक सीरीज के द्वारा। ठीक है, लिम्फेटिक सीरीज के द्वारा वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एब्जॉर्ब करने के बाद वो पहुंचता है थोरेसिक डक्ट में, और थोरेसिक डक्ट से होता हुआ ब्लड में पहुंच जाता है। तो एक तो इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। दूसरा स्टेटमेंट इन्होंने दिया था कि जो फैट्स होता है जब उसका हाइड्रोलिसिस होगा तो हाइड्रोलिसिस होने से वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में टूट जाएगा, फिर वो पोर्टल सिस्टम से होता हुआ डायरेक्टली ब्लड में एंटर कर जाता है। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट उन्होंने ये दिया। उन्होंने बेसिकली फैटी एसिड्स के लिए कहा कि फैटी एसिड जो होते हैं वो बाइल सॉल्ट्स के साथ आपस में कंबाइन करेंगे, फिर ये वाटर में सोल्यूबल हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों जो बाइल सॉल्ट के जब ये मिलेगा पूरी तरह से इसका मिक्सचर, तो ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसल में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, फाइनली जो हमारा इंटेस्टाइनल म्यूकोसा होता है वहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो 2 स्टेटमेंट दिए गए थे पार्टीशन हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग। दूसरा जो है वो है लिपोफाइटिक थ्योरी, जिसे दिया था फ्लूगर ने। इन्होंने कहा कि भाई ये जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा की जो एपिथेलियल सेल्स होती है, यहाँ पर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है एब्जॉर्ब किए जाते हैं। फैट्स होगा, सबसे पहले देखिए ध्यान से समझते हैं, फैट्स जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो इस थ्योरी, लिपोलाइटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग, हमारे जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा की जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक, एब्जॉर्ब करने के बाद वो अगेन उसे ट्राइग्लिसराइड में रीसिंथेसाइज कर देती हैं।
ठीक है। ट्राई, जैसे कि आप लोगों को पता है वो मोनोडाई में वो पहले से टूट चुका है, अब वो उसको दोबारा से ट्राईग्लिसराइड्स में रीसिंथेसाइज कर देंगे। अब ये जो रीसिंथेसाइज ट्राईग्लिसराइड्स है ये लिम्फ स्पेस से होता हुआ पहुंच जाएगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से होता हुआ पहुंच जाएगा, और ये एक स्मॉल पार्टिकल्स में डिफ्यूज रहता है, बन जाता है, जिसे हम बोलते हैं काइलोमाइक्रोन। आपने नाम सुना होगा काइलोमाइक्रोन। ये पूरा जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं पूरा एक पाथवे है। ये जो काइलोमाइक्रोन है इसके ऊपर प्रोटीन का एक कोटेड बनता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के थ्रू, क्योंकि गोल्जी कॉम्प्लेक्स से पास होता है, फिर उसके बाद काइलोमाइक्रोन पहुंचता है, तब जाकर के फाइनली ये लैक्टियल में पहुंचता है। ठीक है, तो इस तरह से फैट के डाइजेशन के ऊपर दो थ्योरीज दी गई हैं। इन इंटेस्टाइन के अंदर फैटी एसिड्स मोनोग्लिसराइड्स कंबाइन विद बाइल सोल्ट्स। ठीक है, फैटी एसिड जो होते हैं वो मोनोग्लिसराइड जो होते हैं वो कंबाइन होंगे बाइल सोल्ट से। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। और फाइनली टू फॉर्म ए स्मॉल स्फेरिकल वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूलर एग्रीगेट्स कोल्ड मिसेल। दोस्तों मिसेल आपने पढ़ा होगा, 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, साबुन बनाने की विधि में सब आप लोग अच्छी तरह से समझते ही होंगे कि मिसेल क्यों बनता है। तो सिंपली यहाँ पर होता क्या है कि ये जो हमारे फैट्स होते हैं ये बाइल सोल्ट्स के द्वारा आपस में मिल करके ये एक तरीके से एक ऐसी स्फेरिकल गोलाकार स्ट्रक्चर बना लेते हैं, क्योंकि ये जो अपनी टेल वाला रीजन है वो एकदम छुपा लेंगे। ठीक है, उसको छुपा लेते हैं और फिर उसके बाद ये एक मिक्स मिसेल्स बना लेते हैं। अब ये जो है हमारी इंटेस्टाइनल सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो फैट्स के एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड मैं यहाँ पर इतनी डिटेल आप लोग अगर आप बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो इतना लिख सकते हैं। इसका एक पूरा पाथवे है जिसे समझाने के लिए कम से कम 30-40 मिनट का होता है, इसलिए मैंने इस वीडियो में मेंशन नहीं किया। उसको काफ़ी अलग से समझाना होता है, उसके पूरे पाथवे को हमें अच्छे से समझाना होगा। और जिसमें दो थ्योरीज जो मैंने आपको दिखाई है बिल्कुल शॉर्टकट में मैंने आपको बता दिया, बट ये दो थ्योरीज उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चाहते हैं किसी और भी टॉपिक पर वीडियो बने तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।